हम नौजवान, आप भी वैसे नौजवान ही, मैं को फिल्म के ऊपर और धूम मच गई थी। 1 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर बंद हो गई थी। तकलीफ हुई भी होती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे खाना है, ऐसे नहीं ऐसे खाना है। बर्गर देसी रेस्टोरेंट, बिल्कुल ठीक। जी साद, थैंक यू। आपने ये जो सवाल किया है ये बड़ा हमारी आपकी ऑडियंस के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। मे बी वर्क फॉर देम फॉर अ वाइल, अंडरस्टैंड कि यार ये चलता कैसे है ना, क्योंकि हर बिजनेस की अपनी डायमेंशंस है। आई थिंक जो सबसे डिफिकल्ट टाइम आया था वो तो कोविड ही था हमारे लिए। सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम वाज के कोविड। जज्बाती होते हैं लोग जो बिजनेस पढ़ के आते हैं, जिन्होंने और किसी के मुंह से सुना होता है ना कि यार ये कारोबार बड़ा कमाल है, उसमें 3-4 महीने 6 महीने में जनाब जो है ना वो ब्रेक इवन पे पहुंचना चाहिए। और जब आपका दिल ना लगे काम में तो आपको एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फूड विद साद राजा। आज का एपिसोड आपको समझ तो आ गया है कि यार बड़ा इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो कि कभी ना कभी रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या जिन्होंने खोल लिया है रेस्टोरेंट लेकिन उनको कुछ मसाइल का सामना है। तो आपके लिए ये एपिसोड है जनाब। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं। सारे सवालात जो आप लोगों के दिलों में थे या हैं वो हम आज रज़ा साहब से पूछेंगे। रज़ा साहब माशाल्लाह इसको ओन करते हैं, बैम्बू यूनियन को और मल्टीपल रेस्टोरेंट्स को माशाल्लाह ये ओन करते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे हैं इस फील्ड के। तो हमने सोचा रज़ा भाई से जो है ना इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनकी गाइडेंस लेते हैं उन सब लोगों के लिए जो चाहते हैं कि रेस्टोरेंट फील्ड में आया जाए या एक रेस्टोरेंट खोला जाए। क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है, कितनी कुछ सच्चाई है इसमें, क्या रेस्टोरेंट जो है वो बहुत पैसे कमा के देता है, और कितनी सच्चाई इस चीज़ में है कि यार रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहिए, ये अच्छा बिजनेस नहीं है, ये 48 आवर जॉब है, 24 आवर जॉब नहीं है। तो इन सब सवालों के जो जवाब आते हैं ना रज़ा साहब से लेते हैं और आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जैसा कि शुरू में इंट्रो में मैंने आपको बता दिया कि रज़ा अहमद भाई, जो कि मैं इनको जानता हूँ तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 साल से। मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताया था कि कराची में हम लोग गए थे एक कुकिंग कंपटीशन के ऊपर, तो वहाँ रज़ा भाई जो थे ना मेरे मेंटोर थे, तो तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। रज़ा भाई वेलकम बैक। दोबारा आपसे आज मुलाकात मेरी तो होती रही है बीच में कई दफ़ा, लेकिन वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमने ना आपसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेनी है, रेस्टोरेंट कैसे बनाते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला जो देखने वाले हैं, मेरा मकसद है कि उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं कहते हैं यार रेस्टोरेंट बना यार, हम फलाने ढाबे पे बैठते हैं कहते हैं इसका कितना कारोबार है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले तो आपका बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड रेस्टोरेंट फैमिली ओन्ड था ये बिज़नेस कभी, या किस तरह आइडिया आया फॉर रेस्टोरेंट, एंड पर्टिकुलरली पैन एशियन, जबकि पैन एशियन मेरे ख्याल से लाहौर में शायद कोई नहीं था, या आई गेस 1-2 लोग कर रहे थे शायद। तो सर जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू साद। सर थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू बी एट द नहीं शो दैट यू स्टार्टेड, और मैं बड़ा फ़ैन मान गया हूँ आपके काम का। सर थैंक यू। आपने अपना ब्रांड तो परस्यू नहीं किया, बट ये ब्रांड आपने मेरा ख्याल है ग्रेटर ऑडियंस के लिए बिल्ड कर लिया, विच इज़ यू नो सॉर्ट ऑफ ग्लोबल एक चीज़ बन गई है। सर थैंक यू। विशिंग यू फर्दर ऑल द बेस्ट सर थैंक यू। बल्कि आपकी बात सॉरी कट करूंगा, जब मैं ये खोल रहा था चैनल तो मैं मेरे ख्याल से आपस आया था और आपको पूरा आइडिया बताया था, तो आपने बड़ा मोटिवेट किया है, तो वहाँ से फिर ये चला है। सर स्टार्ट लेते हैं आपके बैकग्राउंड से एंड हाउ यू केम अप विद दिस आइडिया। अच्छा, सो बेसिकली जी आई डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल रेस्टोरेंट की एक्सपीरियंस एट ऑल, एंड माय फैमिली pretty much was not related to this industry at all. हमारा है बिज़नेस का बैकग्राउंड फैमिली का, तो मेरा भी यही ख्याल था कि मैं, क्योंकि आई एम दी ओनली सन, सो आई वुड जस्ट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू जो फैमिली का काम है उसी को देखूंगा। बट मैं कनाडा पढ़ने या पढ़ाई में मैं को ख़ास अच्छा नहीं था, शुरू से को ख़ास नहीं था, लेकिन वो कुछ चीज़ें होती थी, मैं स्कूल में था तो मेरे दोस्त कनाडा जा रहे थे या कुछ अमेरिका जा रहे थे, मैंने कहा वहाँ भी इजी जुगाड़ सोचा कि यार सेट नहीं देना पड़ेगा तो कनाडा ही चले जाओ। अच्छा। एंड वहाँ पे लकीली एडमिशंस वर ईजियर रिलेटिवली कनाडा में एट दैट टाइम, एंड मच चीपर टू। आजकल तो बंदा तस्वुर नहीं कर सकता जो डॉलर की प्राइस है, प्लस इंटरनेशनल फीस आर ऑल्सो absurd now, बहुत ज़्यादा। मैं गया बिज़नेस पढ़ने था, फिर मैंने वहाँ पे इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पे स्विच कर लिया था 1 साल बाद, बिकॉज़ वो मैथ जो थी ना वो बड़ी मुश्किल थी, ख़तरनाक सी थी, बट आई रियली इन्जॉयड द टाइम। एक्चुअली वहाँ पे मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ ऑफ कुकिंग,
which you know if I connect the dots, तो वहाँ हम we were in a town, मेरी यूनिवर्सिटी जो थी it was located in a small city called London, Ontario, and वहाँ पे कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं था। तो पहली दफ़ा मैंने यकीन करें शौक से दाल चावल जो खाए ना वो कनाडा में ही थे, शौक से। उससे पहले मजबूरी से खाए। आई वाज नेवर मतलब वेजिटेरियन, उस तरह कोई चीज़ें इस तरह शौक से नहीं खाता था। अचार मुझे आदत जो थी वो वहीं पे डली। जब मैं वापस आया तो मेरे वालिदैन परेशान हो गए, क्या हुआ इसको, लोग कोई इंग्लिश होके आते हैं, ये अचार और देसी होके दाल चावल खाने लग गया। बट सो वहाँ पे देसी खाने बनाने की ना एक वो मजबूरी बन गई सॉर्ट ऑफ। सो मज़ा भी आता था, सो वो सॉर्ट ऑफ पार्ट थेरेपी कि आपको इंजॉय भी कर रहे हैं, बट यू नो वाजंट कभी उसको सीरियसली लिया ही नहीं, ना कभी सोचा। तो जब मैं वापस आया तो यहाँ पे एक थाई खाना अच्छा नहीं मिलता था, तो मैं कह यार कुकिंग तो थोड़े बहुत चम्मच चला लेते थे, यहीं पे अपना ये काम कर सकते हैं। तो थाई खाना यहाँ पे अपने लिए बनाना शुरू कर दिया। अगेन इट वाज नेवर समथिंग दैट आई अगेन थॉट कि वो ये करियर होगा मेरा एज अ रेस्टोरेंट इसको स्टार्ट या बट समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं जब वापस आया तो काम जो मैं कर रहा था उसमें बिल्कुल मेरा दिल नहीं लग रहा। और जब आपका दिल ना लगे काम में तो आपको एक्चुअली नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब हाँ, अगर आपकी मजबूरी है तो आप बिल्कुल करें, और अगर वही चीज़ है तो उसको ज़रूर करें। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूँगा, बट आई जस्ट वॉज नॉट एट द राइट प्लेस मेंटली, एंड मेरा दिल नहीं बैठा हुआ था। कुछ काम भी वो वाला जो मैं कर रहा था वो स्ट्रगल कर रहा था। सो आई टुक सम टाइम ऑफ, एंड उस टाइम के दौरानिए में मेरे वालिद साहब ने मुझे और सजेशंस दे रहे थे। लेकिन एक सजेशन जो मेरे चाचा की थी वो मुझे स्ट्राइक की कि उन्होंने कहा यार ये तुझे खाने की इतनी बीमारी है, मैं तो खाना खाता हूँ सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ हुई होती है कि ये ऐसे नहीं ऐसे खाना है, ऐसे नहीं ऐसे खाना है, तो तुम ये तुम्हारे मामू का रेस्टोरेंट है। एंड माय मामू एट दैट टाइम वाज इन दुबई, एंड ही यूज्ड टू रन 2 देसी रेस्टोरेंट्स ओवर देयर, सक्सेसफुली रन देसी रेस्टोरेंट्स, बर्गर देसी रेस्टोरेंट्स, बिल्कुल ठीक कॉल देम, बिकॉज वो ज़रा बर्गर इलाकों में थे। सो मैं पहले तो उनकी बात पे हंसा, मैंने कहा छोड़ेंगे क्या, मतलब किस तरह की बात कर दी है। बट नेक्स्ट डे व्हेन आई यू नो, कभी होता है ना कि आप उठते हैं किसी एक कि यार ये तो बत्ती जल गई है। सो मैं जब उठा तो मैंने कहा यार वाकई वैसे यू नो मैं आजकल सोच रहा हूँ कि करना क्या आगे, मतलब लॉन्ग टर्म क्या करना है। तो ये किस तरह की चीज़ है जो कि एक्चुअली हो भी सकती है। मेरे मामू को मैंने काम करते देखा हुआ भी था, ही इज़ अ बैंकर बाय प्रोफेशन, एंड ये उन्होंने अपना शौक़ से, क्योंकि खाने का शौक़ था काफ़ी, तो ये दोस्तों के साथ मिलके खोला था। और फिर जब बैंक से आते थे रात, ही सीनियर बैंकर, सो ही यूज्ड टू गेट ऑफ लेट एज वेल। 6-7 बजे 6-7 बजे करके यहाँ 6-7 बजे कॉर्पोरेट बैंकिंग में थे, सो ही वाजंट लाइक इन अ ब्रांच और समथिंग। सो वो 7:30 बजे निकलते थे एंड यूज्ड टू कम बैक बाय 7-8, मतलब 8 भी बजते थे। लेकिन 8 बजते थे, घर का आना, बच्चों को कभी मिल लेना कभी नहीं, और फिर बस चेंज चूंज करके वापस रेस्टोरेंट में। सो वो मुझे स्ट्राइक की कि उनके पास जाके बंदा कुछ चीज़ अच्छी हासिल कर सकता है। सो 1 साल मैंने उनके पास 1-1.25 साल लगाया, एंड आई मैनेज 2 ऑफ हिज रेस्टोरेंट्स। एंड वो मेरे लिए इंटरनल एक वो ठप्पा था कि अच्छा यार अब जो था ना कि ये काम सीख लिया। बट आपका पार्शियल जो आंसर है वो ड्यूरिंग दिस टाइम आई वाज थिंकिंग कि अब वापस जाके क्या करना है, क्योंकि मेरा प्लान कभी दुबई रुकना था ही नहीं। मैंने यहाँ पे ज़रा थोड़ा होमवर्क किया अपना कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ चलती है। तो लॉन्ग टर्म में यही नज़र आया कि 2 क्यूजीन्स हैं जो कि जिनका इम्पैक्ट
लॉन्ग टर्म ही होता है, एंड दैट्स नंबर 1 इज़ पाकिस्तानी एंड नंबर 2 केम आउट टू बी चाइनीज़। देसी चाइनीज़ जो हम शुरू से खा रहे हैं। जी। सो देसी, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका था उनके किचन्स वगैरह और सारा एक्सपोजर, सो आई थॉट कि उनको समझाना ना एक बड़ा मुश्किल काम है। देसी शेफ्स वर्क इन अ most of them work in their own manner, हाथ से वो चुटकी में चीज़ें डाली, कोई मेजरिंग नहीं है, सो यू नो स्टैंडर्ड मेंटेन करना एक मुश्किल हो जाता है उनके अपहिल लिए, टास्क होती। चाइनीज़ में मैंने देखा कि जी एक अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, कि चाइनीज़ में गैप है, चाइनीज़ के अंदर स्कोप भी ज़्यादा है। मुझे तो एक बचपन में इतनी रिपल्शन हो गई थी चाइनीज़ जाने से कि एक टाइम मुझे याद है मैं क्लियरली रोता था कि मैंने चाइनीज़ नहीं जाना, बस हो बिकॉज गई थी। हमने जब भी कोई आउटिंग होती थी वही जो 3-4 चाइनीज़ थे ओल्ड स्कूल वहीं जाते थे, और आई वाज डन। बट द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट अबाउट वाज कि डाइनिंग एक्सपीरियंस जो है उसमें काफ़ी एक गैप है कि डाइनिंग एक्सपीरियंस जनरली आप चाइनीज़ का सोचते हैं, आपको वाइट टेबल क्लॉथ जेन में आता है, वेटर्स ओल्ड स्कूल स्टाइल में चीज़ें ला रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट अबाउट वाज कि ये तो आपको ना हर दफ़ा तैयार श्यार होके जाना है, सो समथिंग कैजुअल। एंड देन आई थॉट ऑफ अ प्लेस जो दुबई में भी है और जगह भी है, वेगा मामा को मॉडल किया कि नॉट अ कार्बन कॉपी बट समथिंग Inspired इंस्पायर्ड by that. बाय दैट। एंड आई फील कि ये इस चीज़ को हमें एडमिट करते हुए कभी कोई शेम नहीं होनी चाहिए कि आपको किस चीज़ से इंस्पिरेशन बिल्कुल मिला, ठीक है। बिकॉज हमारे यहाँ अक्सर लोग यही कहते हैं जी मेरा ओरिजिनल आइडिया था, या आई मीन आप किसी चीज़ से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप पूरा रेस्टोरेंट फिर सकते हैं, बट यू can't say कि we have copied Wagamama. In fact, if anything, हमने things have actually evolved over time. So 2016 में बैम्बू यूनियन खुला, तब से लेके अब तक ब्रांड ही इवॉल्व कर चुका है। सो यू टेक अ डायरेक्शन वेयर योर कस्टमर्स आर टेलिंग यू, या आपको जो फीडबैक है वो जिस तरफ लेके जा रहा होता है आपको उसी तरफ उस जाना तरफ होता जाते हैं आप। एक जो चीज़ आपने बताई ना इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि हम नौजवान, आप भी वैसे नौजवान ही, मेरे को नौजवान ही यार, यहाँ जो लोग यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी कहते हैं यार चल रेस्टोरेंट खोलते हैं, किसी ने बर्गर स्पॉट खोल दिया, किसी ने कुछ शवरमा स्पॉट खोल दिया। आपकी जो एक चीज़ थी ना कि आपने 1.5 साल ट्रेनिंग ली थी पहले जाके कि यार ये बिज़नेस चलता कैसे है। मोस्टली लोग वो नहीं करते, मेरे मतलब कि मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे जाने वाले जो लोग हैं ना जिन्होंने खोला है उन्होंने तो बिल्कुल ये नहीं किया ना कि यार चलो किसी के पास जाते हैं, मे बी वर्क फॉर देम फॉर अ वाइल, अंडरस्टैंड कि यार ये चलता कैसे है ना, क्योंकि हर बिज़नेस की अपनी डायमेंशंस हैं। तो वो मेरे ख्याल से आपको हेल्प किया है, वो जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस था एक रेस्टोरेंट में रहने का, मे बी उसको रन करने का, उसको मैनेज करने का, उस वजह से शायद आपने इतना देर इसको चलाया है। मेरा ख्याल है कि प्रायर वर्क एक्सपीरियंस ना आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और दैट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि मैंने सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं काम किया, मैंने एक आध जगह इंटर्नशिप भी की थी दुबई के अंदर फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड देन यहाँ पे हमारा जो फार्मेसीज थी उनको देखा था। पॉइंट बीइंग कि आपको जो इनिशियल डिसिप्लिन बिल्ड करना होता है वो आप थोड़ी देर कहीं और काम करके, कहीं और से मुराद है कि आप being your own boss is very cool and sounds very cool when it comes to thought process and imagination, but at the same time it's not easy. आप आज अगर मेरे से पूछें कि क्या ये कोई आज भी रनिंग various restaurants is easy? It's not easy because it's a non-stop job. जब हम लोगों की छुट्टियां होती हैं हम और बिजी होते हैं। यस, सिस्टम्स आर इन प्लेस कि मैं पर्टिकुलरली खुद बिजी नहीं होता फिजिकली नाउ, बट बैक इन द डे ईद है,
तो आई यूज्ड टू बी हियर, कोई और हॉलीडे है उस पर भी आपने होना है. सो आई जस्ट फील कि देर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट दिस जॉब, particularly रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जिसके अंदर सबसे जो इजी कैलकुलेशन होती है, लोग आते हैं वीकेंड पे और वो कहते हैं यार ये देख कि कितने पैसे कमा रहे हैं. हाँ, जो हम करते हैं हमेशा. जी जी जी. आप अभी मेरे पास सैटरडे लंच टाइम, क्या टाइम हुआ है, 2 बजे 2 बज गए. आप जरा दिखाएं ना यहाँ पे कितनी टेबल्स ऑक्यूपाइड हैं. पॉइंट बीइंग कि देखें ये किस तरह की चीज़ है जिसको आप एक मेयर विजिट से कैलकुलेट नहीं कर सकते. देयर लॉट ऑफ अदर कैलकुलेशंस, देयर इज अ लॉट ऑफ अदर डिटेल दैट गेट्स इनटू व्हाट डू यू कॉल अ होल बिजनेस प्लान. सो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो भी आए सोचें समझें और ज़रूर आएँ. आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको एक पैशन होना चाहिए इतना कि आपने रिजिलियंस के साथ काम करना है. बिकॉज पाकिस्तान में कोई भी काम करना आसान नहीं है. पर्टिकुलरली ये वाला काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. अच्छा रज़ा भाई, बैम्बू यूनियन तो आपके पास है ही, आप इसको ओन कर रहे हैं. बाकी रेस्टोरेंट्स जो आपने रिसेंटली ओपन किए हैं उनके बारे में थोड़ा बता दें. अच्छा, which brands they are actually? I rarely know them, but उनके लिए, ऑडियंस के लिए. रिसेंटली तो नहीं स्टार्ट हुए. अब बेसिकली डैन ओपनड अप इन 2022. Great. And then Kai opened up last year. Kai is a Japanese place. Dan Hot Pot Pan Asian है. And then there's another one, Polo Brasserie by L'Amour, which is basically a cafe located at the Polo Club. And there are 2 Bamboo Union outlets. एक outlet पे आप बैठे हुए हैं गुलबर्ग में और एक फेज 5 और एक फेज 5 में. इंशाल्लाह will be announcing the 3rd one very soon. इंशाल्लाह. अच्छा रज़ा भाई, जब बैम्बू यूनियन आपने स्टार्ट की, मुझे पता है कि मैं आपसे कराची में जब मिला था और वहाँ ही मुझे आपने बताया था कि यार इस तरह ये बैम्बू यूनियन मैंने खोला हुआ है. शायद उससे पहले खोला हुआ था लेकिन मैंने नहीं विज़िट किया हुआ था. तो मैं आया, मेरे ख्याल से इस बात को भी आज कोई 8 साल तो हो गए हैं जब मैं आपसे पहली बार मुलाकात हुई. ऐसा ही है. 8 सालों में कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस, क्योंकि कोई तो ऐसा पॉइंट आया होगा या मे बी ना आया हो कि आपको लगे कि यार बड़ा मुश्किल काम है ये. हर बंदे को सेटिस्फाई करना, जो 6 साल पहले बंदा आया था उसको वही टेस्ट दोबारा टेबल पे देना, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है ना. आपके एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी होती है कि यार मैं उस दिन फैमिली के साथ आया था, ये मील लिया था, वैसा ही मुझे मिले जब मैं और किसी को लेके आऊँ. तो वो कितना मुश्किल होता है. और यहाँ आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ में फेस करना पड़ी? कोई ऐसा टाइम आया आपके ऊपर? आई थिंक जो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम आया था वो तो कोविड ही था. हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम वाज कोविड. एंड इट वाज नॉट customer related, it was just the whole situation. हमारे लिए particularly और challenging इसलिए था, हमने फेज़ 5 खोला था सिर्फ 2 महीने पहले, पैंडेमिक के लॉकडाउन से पहले. बिल्कुल. So we were behind payments and I owed a lot of money to a lot of our vendors कि हमने कहा था अच्छा यार वो खुल जाएगा तो उसको मैनेज कर लेंगे, बट वो खुला क्या, या PSL स्टार्ट हुआ, PSL के फौरी बाद ही लॉकडाउन्स हो गए. बट फॉर्चुनेटली वी वर वेरी लकी कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा साथ दिया. एंड द सीनियर्स पर्टिकुलरली उन्होंने एग्री किया कि अगर हमने नीचे वालों को बचाना है तो वो पे कट्स ले लेंगे और हम फिर टीम को मिल के चला लेंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह वी नॉट इवन सर्वाइव्ड, वी एक्चुअली ग्रीव इन टर्म्स ऑफ कहना चाहिए कि आपका जो मसाइल थे वो हल हो गए. एंड कोविड में हमने काफ़ी पिवट्स किए कि मील किट्स भी दिए एंड आउटडोर भी, कार डाइनिंग्स भी चल रहे. कोविड तो एक ऐसा था ना कि जो कि अल्लाह ना करे दोबारा इस तरह का कभी दोबारा हम पे ऊपर को टाइम आए, लेकिन वो तो बहुत और तरह की चीज़ थी ना कि नेचुरल एक आप कह लें कि डिज़ास्टर ही था कि जी आपके ऊपर आ गया, हर चीज़ बंद हो गई और वो हो गई. उसके अलावा जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, हर बिज़नेस को ब्रेक इवन में टाइम लगता है. मतलब कि जज्बाती होते हैं लोग जो बिज़नेस पढ़ के आते हैं, जिन्होंने और किसी के मुंह से सुना होता है ना कि अरे कारोबार बड़ा कमाल है, उस समय 3-4 महीने 6 महीने में जनाब जो है ना वो ब्रेक इवन पे पहुंचना चाहिए. आइडियली रेस्टोरेंट बिज़नेस को आप क्या समझते हैं कि कितनी देर आपको देनी चाहिए, वेट करना चाहिए कितना,
और कितनी देर लगती है इसके आपको करने में, आप ब्रेक इवन करने में? अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि यार हमारे पास 10 टेबल रेस्टोरेंट है, एक बहुत स्मॉल रेस्टोरेंट है, ब्रेक इवन टाइम कितना होना चाहिए और कितनी देर आपको पेशेंटली ना सुकून लेना चाहिए कि यार ठीक है, इट विल टेक टाइम, समटाइम्स इम्पेशेंटली हम बंद कर देते हैं चीज़ों को? देखिए, इसके अंदर वेरियस फैक्टर्स हैं, और वो जो पहला फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपका प्राइस पॉइंट क्या है। ठीक है। अगर तो आपका प्राइस पॉइंट ऑन द हायर साइड है तो, एंड यू हैव इनफ सीटिंग, बट 10 सीटर को मैं 10 टेबल्स को मैं कोई ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं कहूँगा। एक स्मॉल ईटरी हो गई वो। तो ऑन एन एवरेज 1.5 साल तक होता है फॉर अ नॉर्मल, 1.5 से 2 साल में आपका पे बैक होना चाहिए। बट बिकॉज हमारे यहाँ जो यूटिलिटी कॉस्ट हैं और जो चीज़ें जिस तरह इन्फ्लेशन ने हिट किया हुआ है, तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होता, ये डेट्स फिर पीछे जाती रहती हैं। लेकिन लाइक यू सेड, एक कट ऑफ पॉइंट जो है आपका 2.5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि 2.5 साल से ऊपर एक चीज़ जा रही है, दैट मीन्स यू नीड टू मेक एन ऑल्ट्रेशन इन द होल बिजनेस मॉडल। एक्सेलेंट। अच्छा, एक और चीज़ अभी रिसेंटली भी जो चल रही है, अभी ऑन गोइंग ही है, इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर कुछ पे बैन लगा, कुछ चीज़ें आनी बंद हो गई, कुछ बहुत महंगी हो गई, डॉलर फ्लक्चुएट करता रहा, क्योंकि इस टाइम पे 2017 से लेके आज 2025 है, डॉलर बहुत फ्लक्चुएट किया है। आपकी प्राइसेस भी जारी बात है बढ़ेंगी ही जब चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन क्या चीज़ें ऐसी हुई कि चीज़ें आप जो यूज़ कर रहे थे वो आपको मिलना बंद हो गई कुछ देर के लिए, आपने उसके सब्सिट्यूट्स का लोकल मार्केट में आपको मिल गए थे आसानी से, और क्या वो उतने बेहतर थे जितना आप बाहर से जो प्रोडक्ट्स ले रहे थे? मे बी सम सॉसेज और एनी अदर थिंग दैट यू मे नेम। जी साद, थैंक यू। आपने ये जो सवाल किया है ये बड़ा हमारी आपकी ऑडियंस के लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, बिकॉज हमने बड़ा स्ट्रगल किया है पोस्ट कोविड। ये सारी डिस्ट्रप्शन, सप्लाई चेन पहले तो डिस्ट्रप्शन थी, उसके बाद गवर्नमेंट इम्पोज्ड कुछ शराइत थी जिसकी वजह से इम्पोर्ट जनरली बड़ी मुश्किल हो गई। बिल्कुल। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स मुल्क के लिए तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर आपकी एक बेसिक कमोडिटी लाइक केचप स्मगल हो रही थी और वो 150 रुपए की बोतल नो प्रॉब्लम, हाइंस की बोतल और कनौर की बोतल का सेम रेट था, तो यू नो दैट मीन्स, या 10-20 रुपए की पैरिटी थी, दैट डेफिनेटली मेंट के लोकल प्रोड्यूसर एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज पे है। सो जो गवर्नमेंट के इक़दाम थे दैट वर वेरी सॉलिड कि आपकी इंपोर्ट्स को कर्टेल करना चाहिए। अब जहाँ हम आते हैं वहाँ पे हमारा काम ही मोस्टली इम्पोर्टेड चीज़ों के साथ होता है। So we had to do a lot of recalibrations in terms of our own recipes. बिल्कुल। उसकी वजह से yes, we suffered. We did have to change some recipes. Feedback sometimes was not good. People actually thought कि हमने कोई शेफ़ चेंज कर लिया है या कोई लोकल इंग्रेडिएंट्स पे आ गए हैं, but 99% we never compromised on the quality. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे एक थाई सॉस की बात करूं कि हम अगर वो पेस्ट ले रहे थे बैक इन द डे 2300 रुपए की, आज वो 5800 रुपीज़ की है। डबल, ऑलमोस्ट डबल। वी हैवंट पास दिस ऑन जस्ट लाइक द प्राइस, वो हम नहीं कर पाए क्योंकि उसमें वी ऑल्सो हैव टू सी के कस्टमर्स की पेइंग कैपेसिटी तो नहीं डबल हुई ना। So it has been a challenge. बट अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो गया, अब आपने वो कोशिश यही होती है कि हम मैनेज कर लें चीज़ों को, बट वी आर हैप्पी कि जो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो अब यहाँ पे लोकली कुछ ग्रो होनी शुरू हो गई हैं जो पहले इम्पोर्टेड आती हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, उसके बाद रज़ा भाई एक और चीज़ ये है कि अगर आप आई नो के वन लाइनर आंसर नहीं हो सकेगा, इसका एक आपको लंबी जवाब देना पड़ेगा। वाई डू मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स फेल? मैंने अब मतलब मेरा क्या ही एक्सपीरियंस होगा, जितने मैंने 10-15 साल में देख लिए हैं, बहुत अच्छे शुरू में आते हैं, कमाल रेस्टोरेंट होता है, आप उसके फ़ैन हो जाते हैं, डे बाय डे उसका टेस्ट चेंज होने लग जाता है, उसकी क्वालिटी गिरने लग जाती है,
यहाँ मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बेचारे अच्छे चल रहे हैं, उनका खाना बहुत अच्छा है, लेकिन दे फेल और मिजरेबली फेल होते हैं, बंद हो जाते हैं। उसमें हमारे पास की इंटरनेशनल चेन्स भी आई हैं जो कि आई, फॉर एग्जांपल अब नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी बर्गर चेन आई थी एमएम आलम के ऊपर और धूम मच गई थी। 1 साल के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर बंद हो गई थी। क्या वजह है कि रेस्टोरेंट्स लोकली की बात करेंगे जो लोग खोलते हैं वो इतनी जल्दी क्यों बंद होते हैं? कोई एक पॉइंट या 2 पॉइंट आप बताएं यार, बेसिक वजह है रेस्टोरेंट फेलियर की, तो वो क्या हो सकती है? देखिए, जो बेसिक वजह है ना, और मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सेकंड पार्ट से, वो ये है कि जब लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं ना विदाउट डूइंग द मैथ। बिल्कुल। अगर हमारे यहाँ कभी कभार ना मजाक से कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड फॉर अमेरिकन ब्रांड्स। अगर आप इसको सिर्फ टॉप 2-3 ब्रांड को छोड़ दें तो इट्स एक्चुअली ट्रू। वाई? बिकॉज देखें कि अमेरिकन ब्रांड के यहाँ होने से पहले यहाँ की मार्केट को मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ की मिडिल क्लास का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इनकम ब्रैकेट उतना हो उनका। सो ये सवाल हमें एक्चुअली मेरे से ज़्यादा आप भी बेहतर आंसर कर सकते हैं कि जब आपका इनकम थ्रेशोल्ड ही बेहतर नहीं है, जब आपकी जनरल ऑडियंस ही जो कि मेजर चंक है वो ही उसकी पेइंग कैपेसिटी 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल। तो वो किस तरह 2-2,500-3,000 रुपये का बर्गर खाएगी? सो दैट इज़ आई फील कि द फर्स्ट आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। बट जो दूसरा आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब ये होगा कि देखें, अगेन हमारे यहाँ प्लानिंग प्रॉपर नहीं होती या उसकी समझ सही तरह नहीं होती। अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है आपको उसके तय तक जाना होता है कि आपके यहाँ अगर क्वालिटी वेरी कर रही है तो जाहिर है अगर आप एक जगह आपने कल कहीं खाना खाया है और अच्छा था तो आप उसी एक्सपेक्टेशन के साथ तो जाएंगे, कम से कम उस एक्सपेक्टेशन। लेकिन सेकंड टाइम आपको वो खाना नहीं मिला, यू विल बी सॉर्ट ऑफ टिक्ड ऑफ। डेफिनेटली। आप शायद थोड़े दिन बाद उसको एक और ट्राई देंगे, लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा भी डिसअपॉइंट हो गए तो मोस्ट लाइकली चांस है कि आप वहाँ कभी भी नहीं जाएंगे। सो ये ओवर सिंप्लीफाइड आंसर है आपके क्वेश्चन का, बट इसके अंदर देखें वेरियस फैक्टर्स और आते हैं। जैसे लेट्स से कि अगर एक जगह 3 साल से ज़्यादा पुरानी है और आप कह रहे हैं कि अब वहाँ पे रिलेटिव फुटफॉल कम हो गई है, तो हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि जी एक चीज़ जिस जगह चल गई है तो अब वो ऑटो पे चल गई। ऐसा नहीं होता। वी नीड टू कीप ऑन इनोवेटिंग, कीप ऑन पुशिंग, कीप ऑन चेंजिंग। डेफिनेटली। ज़ूक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि 30 साल हो चुके हुए हैं अब उसको, उस एस्टेब्लिशमेंट को। वो हर साल थोड़े अरसे के लिए रेस्टोरेंट को बंद करते हैं, रेनोवेट करते हैं, और आप जब भी जाते हैं वो जगह उसी तरह जवान है, नई फील आती उसकी जवानी की यही वजह है कि उसको बड़े मेटिकुलसली उस पर गौर किया जाता है और उसकी चीज़ों को बड़ी डिटेल में देखा जाता है और उसको रेनोवेट किया जाता है। एक्सीलेंट। अच्छा रज़ा भाई, एक और चीज़ जो मुझे लगती है बाहर से बैठकर, अगर मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को देखता हूँ या मैं अपने दोस्त हैं जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, आप हैं, आपसे शायद इस बारे में मेरी बात नहीं हो सकी कभी, एम्प्लॉय टर्नओवर मेरे ख्याल से जितना इस बिज़नेस में होगा, आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे नहीं पता कितना होगा, तो एम्प्लॉय टर्नओवर है, प्लस हमारे यहाँ जो एक रिवायत भी है और मे बी शायद दुनिया में भी हर जगह हो कि यार आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू जस्ट लीव दैट प्लेस और आप आगे चलते हैं। तो शेफ़्स को रखना और बाकी आपने मैनेजर्स को सस्टेन करना, क्योंकि आपने ब्रांच शिफ्ट की, कहीं वहाँ आए, वही टीम आपके साथ चले, मे बी टीम में नए बंदे हैं, तो टीम का छोड़ना, शेफ़्स का चेंज होना, क्या इस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इसका क्या सोल्यूशन क्या है? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो कोर टीम है ना, जो जिससे हमने काम स्टार्ट किया था, वो अभी तक हमारे पास है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इस पर एफर्ट होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है एंड ट्रस्ट होता है। आई वॉज लकी इनफ टू हैव पीपल ऑन बोर्ड हु शेयर्ड द सेम विजन, जिनको
लीनियर ग्रोथ चाहिए थी, उनको ओवरनाइट ग्रोथ नहीं चाहिए थी, बिकॉज ये जो टर्नओवर है ना, ये किचन साइड पे शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप किसी जगह पे हैं, आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली और अब आप जंप मारने शुरू हो जाते हैं, तो आपका करियर जो है वो बड़ा शॉर्ट लिव टाइप हो जाता है। बिल्कुल। बट अगर आप एक जगह ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और ऐसे किसी आदमी की मैं सीवी देखता हूँ, तो मैं वैल्यू उसी को करता हूँ कि उस आदमी को ना उस कंपनी ने छोड़ा या इसने छोड़ा, अब एक टाइम आ गया था, तो ये ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हर सोच बंदे रहा का है। हक है वो, लेकिन ये कि बहुत जल्द 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 वाला प्रॉब्लम। वो जो है ना, वो चीज, वो टर्नओवर बहुत ज़्यादा है फ्रंट एंड पे, एंड अगेन दैट्स नॉट टू डिसक्रेडिट द फ्रंट ऑफ द हाउस स्टाफ, इट्स जस्ट दैट हमारी भी हमारी फ्रंट ऑफ द हाउस टीम भी मोस्टली कोर टीम इज स्टिल विद अस, इट्स जस्ट दैट जो जूनियर लोग हैं वो तो बैक एंड पे भी रोटेट होते रहते हैं और वो फ्रंट एंड पे भी रोटेट होते रहते हैं, दैट शुडंट रियली हर्ट यू, बिकॉज दैट इज सॉर्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल। और उसके अंदर आपको ये प्रिपेयर्ड रहना होता है कि आपके कोर टीम आपके साथ है, जूनियर्स आते जाते हैं, अब आपकी कोशिश यही होती है कि आप उसमें से एक चंक आगे लेके जाओ, उनको प्रमोट करो, उनको आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो हमने कोशिश यही करते हैं कि ये करें काम। ग्रेट। अच्छा रज़ा भाई, एक और जो सवाल लोगों के दिल में भी होगा और मेरे दिमाग में भी है, और वो ये है कि प्रॉफिट मार्जिन रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें तो कितना प्रॉफिट मार्जिन इस बिज़नेस में है, टॉकिंग अबाउट डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, और फिर आप टेक अवेज़ की बात भी कर लें, क्या टेक अवे रेस्टोरेंट है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट चूँकि नहीं है उसमें क्या है, और डाइनिंग रेस्टोरेंट्स इस स्केल का या एक स्मॉल स्केल का क्या प्रॉफिट मार्जिन आप देखते हैं इस बिज़नेस में? देखें, बाय द बुक जाएं तो 20% होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि गिवन हालात हैं तो उसमें बिटवीन 15% टू 10% तक वो कम हो जाता है। अच्छा। ओनली बिकॉज आपकी जो ओवरहेड कॉस्ट हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं, जिसमें ऑब्वियसली नंबर वन हैज़ बिन योर यूटिलिटीज़, एंड देन उसके बाद आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी सब्सिक्वेंटली उसके साथ इंक्रीज़ करनी पड़ी है आपको। बिल्कुल। अच्छा, एक और मुझे जो फील होता है कि एक बैंड वैगन इफेक्ट जो है ना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी है, मतलब कि अगर एक स्मैश बर्गर का रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद आपको साल में ना 4-5 खुलते नज़र आएंगे और उसमें से फिर 2-3 बंद हो जाते हैं, एक आधा कोई चल जाता है, फिर पिज़्ज़ा शुरू होंगे तो फिर धड़ाधड़ पिज़्ज़ा शुरू हो जाएगा, अगर सीरियन आएगा तो फिर सीरियन ही शुरू हो जाएगा। तो ये आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, ये ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं, ऐसा ही होता है शायद? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है। जनरली देखें, एक अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर रही होती है कहीं पे, तो वो उसका एक आध कोई मीटू आता है या कोई सॉलिड कंपटीशन होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ में ही भीड़ चल रही है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, पर्टिकुलरली जैसे पोल्ट्री था, तो एक टाइम पे हर बंदे को था कि जी मैं कंट्रोल शेड लगा लूँ। उसके बाद सीएनजी पंप आए, तो सीएनजी, हर बंदे ने सीएनजी पंप का सोचा। कोई ये नहीं सोचता कि कोई हिडन एडवांटेजेस होते हैं, रियल एस्टेट बहुत मैटर करती है। सो पीपल डोंट फैक्टर इन द रियल एसेंस ऑफ द फूड बिजनेस एसेंशली, कि अगर कोई स्मैश अगर आया तो स्मैश हैड एन एडवांटेज के उस टाइम पे कोई ऐसा ब्रांड नहीं एग्जिस्ट करता था। दे वर सॉर्ट ऑफ दी ओनली वंस which were doing the burgers in that way. But कोई भी अगर उसके कंपैरिजन में कोई चीज़ आएगी तो उनको ये देखना चाहिए कि भाई हम और एडिशनल क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मतलब एक जनरल लोगों का, अगर आप किसी कोई बंदा नया कैफ़े खोल रहा होता था किसी ज़माने में, तो कहता था जी आपकी, मैं जनरल सवाल करूं अगर कि जी आपकी यूएसपी क्या, उन्होंने कहा जी मेरा फलां जगह का शेफ़ है। दैट यूज्ड टू बी द, मेरे लिए एक
बिल्कुल ही एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन बात कि यार अब मैं इससे क्या बात करूं, वहाँ का कि शेफ आपका है वहाँ तो का शेफ हाँ। है तो मतलब आप तो खुद कुछ ऑफर नहीं ना कोई चीज़ यूनिकली कर रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये मेरा ख्याल है, ये मैं ऐसे सोचता था कभी कि यार ये एक हाई एंड रेस्टोरेंट है, इसके ये तो बहुत पैसे कमा रहा होगा यार, इसके तो मार्जिन ही डिफरेंट होंगे, सेल ही डिफरेंट होगी। और एक जगह अगर पाए वाला बैठा हुआ है अंदरून शहर में एक बंदा, तो हम सोचते थे कि यार ये तो पाए बेच रहे हैं, इसका क्या ही बिजनेस होगा, क्या ही टर्नओवर होगा। रिसेंटली मुझे एक दो जगह के टर्नओवर पता चले हैं, जो बंदे पाए बेच रहे हैं लाहौर में, नाम नहीं लेंगे, आई डोंट नो उतने मार्जिन बाकियों के भी हैं या हाई एंड के हैं भी कि नहीं। मुझे ये देखने में 8-10 लाख रुपए दिन की सेल है, 3 सेल पर्सन है, घर से बन के आता है जनाब सामान, चूल्हे पे रखते हैं और बेचना शुरू करते हैं। एट द अदर एंड एक रेस्टोरेंट है जिसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसके किचन्स चल रहे हैं, लाइव खाना बन रहा है, आपकी सर्विस के लिए लोग हैं। तो हम कभी ये करते हैं ना कि ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार हाई एंड रेस्टोरेंट को, और अंडर एस्टिमेट करते हैं, डाउन प्ले करते हैं कि यार एक ये ढाबा है तो यही क्या चल रहा है। 100% देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है जो आपने मिस आउट की, दैट इज़ अगेन रियल एस्टेट। आप जहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं, गुलबर्ग इज़ प्रॉब्ली दी मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट अवेलेबल इन लाहौर। बिल्कुल स्केर्सिटी भी है कि यहाँ पे अब अगर आप मेरे साथ आज जगह ढूंढने जाएं, आपको अपनी मर्ज़ी की जगह शायद मिलेगी ही नहीं। दैट इज़ वन थिंग विच इज़ दी फोरमोस्ट डिफरेंस बिटवीन ढाबा सेटअप एंड अ फाइन डाइन ईटरी पर से। हमारे सेट ऑफ चैलेंजेस भी फ़र्क होते हैं कि हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ से एक अलग मसाइल होते हैं, फिर हमारे पास और डिपार्टमेंट्स के भी लोग आते हैं, तो वी आर ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री बट टैक्स्ड एज अ रिटेलर। सो दैट इज़ द डायलेमा ऑफ ओनिंग अ रेस्टोरेंट, कि जहाँ पे आपको जो डंडा पड़ता है वो पड़ता है कि जी आपकी बिजली जो है वो कमर्शियल रेट पे सबसे हाई है, लेकिन आपको ट्रीट एज एन इंडस्ट्री किया जाता है इन टर्म्स ऑफ योर द वे यू प्रोड्यूस। वो जो आपको सब्सिडाइज रेट इंडस्ट्रीज़ को मिलने चाहिए वो तो सारी बातें नहीं मिलते ना रेस्टोरेंट को। अच्छा, एक गैप जो आपको लग रहा हो कि यार ये अभी भी एक गैप है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, देखने वाले कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है या वो सोच रहा है कि यार मैं ये पकड़ूं रेस्टोरेंट, मे बी अगर इस तरह आपको ही पता तो शायद आप ही खोल लेते, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई एक गैप है मार्केट में? बहुत ज़्यादा गैप्स होते हैं एक एट एनी गिवन पॉइंट। जनरली अभी हमारी मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, एंड व्हेन आई से इमेच्योर, आई द रीज़न बीइंग कि देखें, आपने अगर मैच्योरिटी का अंदाज़ा लगाना हो वो यही है कि यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स स्केल पे कितने मैकडॉनल्ड्स हैं। मैं आपको इसकी मिसाल ये देता हूँ कि 2002 या 3 में मेरी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी एक फैमिली फ्रेंड से जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, बट ऑब्वियसली दे हैड देयर सेकंड हाउस इन दिल्ली। तो उन्होंने मुझे तब बताया था कि दिल्ली के अंदर ना उन्होंने कहा आपके लाहौर में कितना मैकडॉनल्ड्स है, एंड आई थिंक एट दैट पॉइंट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस वक्त 3 या 4 थे। तो मैंने कहा 3-4 हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा आपको पता है दिल्ली में कितने हैं? मैंने कहा जी मुझे कोई आइडिया नहीं। उन्होंने कहा 104। आज भी पाकिस्तान में 104 मैकडॉनल्ड्स नहीं है पूरे पाकिस्तान में। तो माय पॉइंट इज़ कि देखिए, आपकी मार्केट तब मैच्योर होती है जब आपकी परचेजिंग पावर इतनी है कि इतनी वाइड स्प्रेड आपके पास, देखें इवन आपकी जो समटाइम्स आपने बिग मैक इंडेक्स के बारे में पढ़ा हुआ है व्हेन यू वर इन कॉलेज। बेसिकली बिग मैक एक उन्होंने टर्म निकाली हुई है ऑन टीवी एंड एकेडेमिया में। वो कंपेयर ये करते हैं कि एक बिग मैक लाहौर में कितने का है, दिल्ली में कितने का है, न्यूयॉर्क में कितने का है, उससे कंपेयर करते हैं कि जी इस जगह पे किस हिसाब से महंगाई या प्राइस डिफरेंस है। सो दैट्स कॉल्ड द बिग मैक इंडेक्स। सो आई वुड टेक दैट लिटिल फर्दर कि बिग मैक से ज़्यादा आप मैकडॉनल्ड्स ब्रांड को भी ले लेना, बिकॉज मैकडॉनलाइजेशन हैज़ ऑल्सो शेप्ड अप द वर्ल्ड इन द सेंस वेयर लेट नाइट ईटरी दुनिया में जनरली मैकडॉनल्ड्स ही है। आपको पूरी रात 24 घंटे एक ब्रांड मिलता है, एंड दैट्स मैकडॉनल्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दे हैव ब्रांडेड देमसेल्व्स
in that in such a manner. way. Yeah. Such a way. अच्छा, दूसरा लास्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो एक ट्रेंड आया था, एक बंदा आया था जॉनी जुगनू लेके, और हम LSE में जब पढ़ते थे तो हमारे पास लिमिटेड पैसे होते थे, पॉकेट मनी होती थी, तो हमें 500-600 रुपये में एक मील चाहिए होता था कि यार इतने में हम खा लें। तो एक बंदे ने हमारी बड़ी मदद की थी आके, वो था जॉनी जुगनू। हम जाते थे, 500 रुपये का मील होता था, वो उसमें रैप और फ्राइज़ और कोक आपको, या ड्रिंक कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक आप ले सकते थे। उस हिसाब का रेस्टोरेंट खोलने के लिए अगर आप आज जाते हैं, आप जॉनी जुगनू छोटा नहीं रह गया भाईजान, जॉनी जुगनू बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। अब इंशाल्लाह उनसे भी, शायद गौर भाई से भी मुलाकात करेंगे। कितने पैसे लगेंगे आज अगर आप खोलना चाहते हैं रेस्टोरेंट जो कि सिर्फ टेक अवे सर्विस का है, उतनी ही जगह जितनी जॉनी जुगनू के पास डबल सी में थी? कितने पैसे लगने चाहिए उस तरह का आज सेटअप बनाने में? अगर कोई बंदा सोच रहा है कि यार मैं इतना सा ही शुरू करता हूँ, मे बी आई कैन एक्सपैंड, कितने पैसे लगेंगे? देखिए, मैं बाय एनी रफ एस्टिमेट आई वुड अज्यूम के 50-60 लाख रुपए तो आपको चाहिए होंगे मिनिमम, बिकॉज इन अ किचन यू डोंट यूज़ एनी नॉन कमर्शियल यूनिट, लाइक आपके पास फ्रायर भी कमर्शियल होना चाहिए, आपके पास जो चूल्हे हैं वो भी कमर्शियल स्टेनलेस स्टील ग्रेड के होने चाहिए, क्योंकि आपकी जो लाइसेंस होता है वो आपको लेना पड़ता है PFA से। उसमें अगर आप ये कहें कि जी मैं घर के चूल्हे पे काम चला लूँगा या घर की शेल्फ ऐसी लकड़ वाली होगी, तो ऐसा नहीं है। सो हेंस मिनिमम तो आपको इतने पैसे 5-6 मिलियन आपका लग जाएगा मिनिमम। सर एंड करते हैं, और एक सजेशन जो कि उन लोगों के लिए जो बेचारे अभी शायद रेस्टोरेंट खोल के फंसे पड़े हैं, यहाँ हो सकता है बड़ा मजे मार रहे हो, उनका बड़ा अच्छा चल रहा हो, तो एक सजेशन नए लोगों के लिए क्या है कि जिस बच्चे ने या जिस बंदे ने भी देख के खोला है कि यार हम ये रेस्टोरेंट खोलते हैं, 2-3 दोस्त मिलके, हमेशा इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो 2-3 दोस्त मिलके ही करते हैं और मोस्टली फिर वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ चलता भी रहता है। तो एक सजेशन उन लोगों के लिए, रिसेंटली ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, मे बी दे आर स्ट्रगलिंग, तो क्या सजेशन आप उनको देंगे? आई थिंक अब तो हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खुशी होती है, क्योंकि जब बैक इन 2016 जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो ये स्पेस बहुत बड़ी नहीं थी। बिल्कुल। अब पर्टिकुलरली शहर भी बड़े हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से हो रही है, बट as an advice to people who are not in this particular business and who want to be in this business would be कि जी आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसको आपका आइडिया ओरिजिनल होना चाहिए और आपको मेहनत दिल लगा के करनी चाहिए। ये हाफ हार्टेड एफर्ट के साथ ये काम नहीं चल सकता। थैंक यू वेरी मच रज़ा भाई, आपने हमें टाइम दिया। हमारे मेरे ख्याल से चैनल का ये पहला पॉडकास्ट है और हमने किया भी इसीलिए है, और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे कि जो नए आने वाले लोग हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह कि मेरा भी कभी जहन में आता है कि रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, कुछ दोस्तों का आता है, तो मे बी अगर इन सवालों के जवाब वो खुद ढूंढ लें और उसको खुद स्टडी कर लें। जिस तरह कि आपने कहा कि आई स्पेंड सम टाइम दुबई में, मैंने सीखा इसको, फिर यह कि ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर आप रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते, मार्केटिंग के ऊपर थोड़ी देर हाइप आपको हाँ बिल्कुल है ना, वो आप एक आपने शुरली तो नहीं छोड़नी और उसके बाद वो चीज़ डाई डाउन तो नहीं करानी, एक आपने काम लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है। तो उन सब की आपने बड़ी मदद कर दी है। आपको बड़े लोग दुआएं देने वाले हैं कि आपने उनको ये बता दिया कि यार ये करना और ये नहीं करना। मे बी हमारे से कुछ पॉइंट रह गया हो, तो अगर रह गया तो यार वी आर सॉरी फॉर दैट। और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो जनाब किसी भी तरह इन्फॉर्मेटिव थी ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो आपको हर शाम बैठ के कहते हैं कि यार ये रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, बड़े पैसे कमाएंगे हम। अल्लाह करे आप लोग कमाएं, और लेकिन ज़रा ये सारी चीज़ें ज़रा देख लीजिएगा यार, और फिर खोलिएगा ताकि आप लोगों के लिए भी ना रिस्क फैक्टर कम हो सके। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम जनाब अब ज़रा कुछ रोटी शोटी खाएंगे रज़ा भाई से, और आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।